वेस्ट अफ्रीका, जहां कभी सिर्फ रेत, सूखा और तबाही थी, लोग भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे, एकदम लाचार और बेबस। इसका फायदा आईसिस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठन इन्हें अपने जाल में फंसाकर उठा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ संघर्ष, खंडहर और मौत का मंजर था। फिर साल 2007 से 2019 के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बंजर जमीन की तकदीर ही बदल दी। रेगिस्तान ने हरियाली की चादर ओढ़ ली, पानी लौट आया, खेत लहलाने लगे और आतंकवाद कमजोर पड़ गया। लेकिन आखिर कैसे? सिर्फ 10-12 साल में इतना बड़ा बदलाव कैसे मुमकिन हुआ? क्या यह कोई जादू था या फिर कोई मास्टर प्लान जिसने न केवल सहारा के बंजर रेगिस्तान को हरा भरा जंगल बनाया, बल्कि आतंकवाद को कमजोर कर लाखों लोगों की जिंदगी भी संवारी? ये सब कैसे हुआ? कौन था इसके पीछे? चलिए इस अद्भुत बदलाव की कहानी को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के सदर्न बॉर्डर और अफ्रीका के हरे भरे सवाना घास के मैदानों के नॉर्दर्न बॉर्डर के बीच फैला है साहेल रीजन। 10 देशों और करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले इस रीजन में 1967 तक खेती और पशुपालन होता था। लोग आसानी से अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन फिर 1968 में सब कुछ बदलने लगा। आसमान से पानी की जगह आग बरसने लगी, जिसका जमीन पर यह असर हुआ कि बाद में जब कभी बारिश हुई तो जमीन ने पानी सोखना ही बंद कर दिया। साहेल में रहने वाले इंसान से लेकर जानवर तक सबकी जिंदगी पे संकट आ गया। लेकिन इस संकट का अंदाजा 1950 में ही एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट रिचर्ड बेकर ने लगा लिया था। उन्होंने कहा कि सहारा मरुस्थल साहेल रीजन की ओर बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए उन्होंने सहारा बॉर्डर पर 4000 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी पेड़ों की पट्टी उगाने का एक अभियान चलाया था। लेकिन उस टाइम परिस्थितियां सही थी, यानी जिंदगी नॉर्मल थी, तो लोकल पब्लिक और अथॉरिटीज ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, जिससे ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर आया साल 1968 और उसी के साथ शुरू हुआ साहेल की बर्बादी का सिलसिला। 1968 से 1973 तक 5 सालों में पूरे साहेल रीजन में भयंकर सूखा पड़ता है। नतीजा ये होता है कि 10 लाख लोग मर जाते हैं, 7.5 लाख लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। साहेल में जितने भी पेड़ थे, लोगों ने सारे के सारे पेड़ों को काट काट कर अपने जानवरों को खिला दिया। बावजूद इसके पानी और चारे की कमी से करोड़ों जानवर मारे गए और जमीन इस कदर बंजर हो गई कि पानी सोखना तक बंद कर दिया। मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स, जिनमें पानी या हवा भरी होती है। जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं तो मिट्टी बंजर हो जाती है और पानी सोखना बंद कर देती है। साहेल में लोगों के पास ना काम बचा था, ना खाना, ना पानी, यहाँ तक कि लोगों को जिंदगी की उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए लोगों ने साहेल छोड़ना शुरू कर दिया। पलायन हुआ और धीरे धीरे साहेल एक वीरान और उजड़ा हुआ मैदान बन गया। 1980 में इस तबाही को रोकने के लिए साहेल की कई सरकारों ने एक योजना शुरू की, सहारा के किनारे पेड़ लगाने की। उम्मीद थी कि पेड़ लगाने से रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। करोड़ों पौधे लगाए गए, लेकिन उनमें से 80% पौधे तो लगाने के 1 महीने में ही सूख गए। क्यों सूख गए, उसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। 20वीं सदी से 21वीं सदी आ गई, लेकिन साहेल में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। तब 2004 में एक नेता सामने आए, सेनेगल के राष्ट्रपति अब्दुल्लाह वेड। उन्होंने कहा, रेगिस्तान एक फैलता हुआ कैंसर है, हमें इससे लड़ना होगा और हम लड़ेंगे। वो एक सपना दिखाते हैं, द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका का, एक 15 किलोमीटर चौड़ी और 7000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की एक ऐसी दीवार जो सहारा को साहेल रीजन की ओर फैलने से रोक दे। जनता खुश होती है, तालियां बजाती है, लेकिन राष्ट्रपति के इस फैसले पर कई साइंटिस्ट क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर के डेनिस क्रीटी कहते हैं कि राष्ट्रपति का आइडिया स्टूपिड है। राष्ट्रपति वेड जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वहीं दूसरे साइंटिस्ट क्रिस रिज कहते हैं कि पेड़ तो 1980 से लगाए जा रहे हैं, उनमें से 80% पेड़ तो लगाने के 1 महीने में सूख गए। अगर वो सारे पेड़ आज जिंदा होते तो साहेल अमेजन के जंगलों से भी ज्यादा डेंस होता। डेनिस ग्रीटी और क्रिस रिज दोनों साइंटिस्ट ग्राउंड पर काम कर रहे थे, इसलिए ये दोनों वो रियलिटी जानते थे जो राष्ट्रपति वेड और दूसरे नेताओं को मालूम नहीं थी। वो कहते हैं कि सहारा मरुस्थल नहीं बढ़ रहा, बल्कि साहेल श्रिंक कर रहा है। मेन प्रॉब्लम पेड़ों की कमी नहीं, मेन प्रॉब्लम तो साहेल रीजन की सोइल हेल्थ थी। क्लाइमेट चेंज और ओवरग्रेजिंग की वजह से जमीन का पोर स्पेस ही खत्म हो गया था, जिसकी वजह से जमीन पानी ही नहीं सोखती थी। इसके बाद इन साइंटिस्ट को ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका के प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया जाता है।
डेनिस ग्रिटी और क्रिस रिज साहेल रीजन के अलग अलग देशों में जाकर वहां के लोकल किसानों से मिलते हैं, उनकी खेती की पुरानी टेक्निक्स को समझते हैं। ऐसा करते करते क्रिस रिज की बुर्किना फासो के एक किसान याकूबा सवाडोगो से मुलाकात होती है। याकूबा वो आदमी था जिसने अकेले ख्वाब देखा था वहां हरियाली लाने का, जहां लोग जीने की उम्मीद तक छोड़ चुके थे। उन्होंने जमीन से प्यार और बदलाव के जुनून के चलते जाई नाम के ट्रेडिशनल टेक्निक को अपने तरीके से अपनाया। वो जमीन पर हाफ मून शेप बनाते, उसकी दीवार पर छोटे छोटे पत्थर सजाते, फिर इसमें 15-20 सेंटीमीटर गहरे छोटे छोटे गड्ढे और ट्रेंच बनाते। इन गड्ढों में वो खाद भरते। ये खाद अट्रैक्ट करता दीमक को, दीमक आती, खाद खाती और आसपास बिल बनाती। फिर यही बिल बन जाते धरती के फेफड़े, जहां से पानी जमीन के अंदर जाने लगता। यानी वो जमीन जो पानी नहीं पीती थी अब अपनी प्यास बुझाने लगी। बारिश से पहले याकूबा इन गड्ढों में बीज डाल देते, फिर जैसे ही बारिश होती बीज अंकुरित होते। फिर ट्रेंचों में भरा पानी, मिट्टी के भीतर की नमी और दीमकों के बिल, ये सब मिलकर उस वीरान जमीन पर हरियाली लाते। और याकूबा ने हाफ मून शेप की दीवार पर जो पत्थर सजाए थे छोटे छोटे, वो पत्थर बारिश के पानी को बहकर जाने से रोकते। फिर याकूबा इस दीवार के पास अपनी फसल उगाते और उस फसल की प्यास बुझाता ट्रेंचों में भरा पानी। ऐसा कर याकूबा ने अकेले 62 एकड़ से ज्यादा जमीन को रेगिस्तान से हरा भरा जंगल बना दिया था। और इसकी वजह से वाटर टेबल यानी जमीन में जो पानी का स्तर होता है वो भी 56 फीट तक ऊपर आ गया था। याकूबा की ये टेक्निक ग्रेट ग्रीन वॉल प्लान को एक नया रास्ता दिखाती है। क्रिस रिज याकूबा के आइडिया को लेकर आगे जाते हैं और राष्ट्रपति वेड के ग्रेट ग्रीन वॉल के इम्प्रैक्टिकल आइडिया को याकूबा की टेक्निक की हेल्प से प्रैक्टिकली आइडिया में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसके बाद 1 और 2 जून 2005 को बुर्किना फासो में साहेल सहारा रीजन के नेताओं की कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में ग्रेट ग्रीन वॉल के आइडिया को मंजूरी मिलती है। 2 साल बाद 2007 में अफ्रीकन यूनियन, जिसमें अफ्रीका के लगभग 55 देश हैं, वो ग्रेट ग्रीन वॉल को ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर द सहारा एंड साहेल इनिशिएटिव के रूप में अपना समर्थन और फंडिंग दोनों देते हैं। इसके बाद यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन भी ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। साल 2008 में सेनेगल के फर्लो नाम की जगह पर ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला पौधा लगाया जाता है। आम लोग भी इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इससे उनकी जमीन फिर से खेती लायक बनने वाली थी। देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट सरकार के प्रोजेक्ट से आम लोगों का अभियान बन जाता है, जिसकी बदौलत 2024 तक 18 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन वापस खेती लायक बन चुकी है। आज वहां खेती हो रही है। 3.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। यानी ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ने साहेल रीजन के लोगों को भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद से बाहर निकालकर अच्छी जिंदगी देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का टारगेट 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को वापस खेती लायक बनाना था, लेकिन 2024 तक इस प्रोजेक्ट में $2.5 बिलियन खर्च होने के बावजूद टारगेट का सिर्फ 18% ही काम हो पाया है। देखना यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन 2030 है वो इस डेडलाइन तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है फंडिंग की। 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $33 बिलियन की जरूरत है। साहेल रीजन की देश इन $33 बिलियन का जुगाड़ कहां से करेंगे? क्या वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं फिर से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ आने वाले समय में ही मिलेंगे। हमारे देश में अरब सागर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक अरावली रेंज है। यह अरावली रेंज राजस्थान में थार के रेगिस्तान की नेचुरल बाउंड्री है, जिसमें आज माइनिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी वजह से अरावली तो धीरे धीरे खत्म हो रही है और थार रेगिस्तान ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की तरह ही पेड़ लगाने का एक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसमें आम लोग उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरीके से अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। क्या हमारी यहाँ की सरकार को आम लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।